अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वालिटेटिव रिसर्च में जो डेटा एनालिसिस टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं डेटा कलेक्ट करने के बाद, उनमें से एक टेक्निक थीमेटिक एनालिसिस पर बात करेंगे। मेरा नाम नुमान रियाज़ है और इसके बैकग्राउंड में क्या कुछ मौजूद है, हम उसको थोड़ा-सा री-रीड और रिव्यू करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में फ़र्क क्या होता है। हमें अच्छी तरह से आइडिया है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च हमारी बेसिकली हम लोग अपने डाटा को मज़ीद क्वांटिफाई करते हैं एग्जैक्ट रिजल्ट्स फाइंड आउट करने के लिए, जबकि जब हम क्वांटिटेटिव पोर्शन से हटकर क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस की तरफ जाते हैं और एक्सप्लोरेटरी या डिस्क्रिप्टिव स्टडीज कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम क्वालिटेटिव डाटा टेक्निक्स, क्वालिटेटिव स्ट्रेटजी, क्वालिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं। आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है उसमें आप डेटा कलेक्ट करते हैं। आपके पास नॉर्मली 3 तरह के तरीके होते हैं जिसमें इन डेप्थ इंटरव्यूज़ होते हैं। उसके अलावा आप फोकस ग्रुप इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं। उसके अलावा ऑब्जर्वेशंस होती हैं। अगर हम इसको रिलेट करें अपने क्वांटिटेटिव मॉडल के साथ कि हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। हम क्वेश्चनेयर्स यूज़ करते हैं, हम सर्वेज करते हैं, उसके अलावा हम इसी किस्म की डेटा कलेक्शन टेक्निक्स को यूज़ करके डेटा कलेक्ट करते हैं और क्वांटिटेटिव रिसर्च में डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करने के लिए हम SPSS या उससे मिलते जुलते किसी सॉफ्टवेयर का सहारा लेते हैं, जिसमें हम पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को परफॉर्म करते हैं अपने डाटा पे जो हमने डाटा कलेक्ट किया होता है। और वो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसकी बेस पर हम अपने डाटा को इंटरप्रेट करते हैं और उसकी रिपोर्ट राइट हैं। जबकि उसके बरक्स क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस में किसी भी क्वालिटेटिव रिसर्च में हम जब अपना डाटा कलेक्ट कर लेते हैं थ्रू फोकस ग्रुप्स, थ्रू इंटरव्यूज, थ्रू ऑब्जर्वेशंस, तो उसके बाद हमने ये देखना होता है कि हमने उस डेटा को किस तरह से यूजेबल बनाना है, हमने उस डेटा को एनालाइज किस तरह से करना है, उस डेटा से हमने किस तरह वो रिजल्ट्स फेच आउट करने हैं या अपने रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है। जिस तरह क्वांटिटेटिव रिसर्च में मुख्तलिफ टेक्निक्स के थ्रू डाटा को एनालाइज किया जाता है, इसी तरह क्वालिटेटिव रिसर्च में भी हमारे पास मुख्तलिफ टेक्निक्स होते हैं, जिनमें से एक टेक्निक क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस की थीमेटिक एनालिसिस हम थोरोली स्टडी करने जा रहे हैं। हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के लिए जो टेक्निक्स होती हैं वो तकरीबन 22 से 23 टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। नॉर्मली उसमें थीमेटिक एनालिसिस होता है, डिस्कोर्स एनालिसिस होता है, कंटेंट एनालिसिस होता है या नैरेटिव एनालिसिस होता है और इसके अलावा और भी मज़ीद कई टेक्निक्स होती हैं। इन सब टेक्निक्स में डाटा को एनालाइज करके उसकी इंटरप्रिटेशन दी जाती है और फिर उस डाटा की रिपोर्ट राइटिंग की जाती है जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस को बेसिकली एड्रेस कर रहा होता है। ये एक फ्लो चार्ट आपके सामने है। आप अगर इसको देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि सबसे पहले जहां पर जनरेट रॉ डाटा है वहां बेसिकली आप एक क्वालिटेटिव रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। हम क्वालिटेटिव रिसर्च के तनाजुर में ही अब ये सारी बात करेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च में आपने सबसे पहले रॉ डाटा जनरेट किया है, यानी कि डाटा कलेक्ट किया है थ्रू इंटरव्यूज, थ्रू ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद अपने डाटा को ऑर्गेनाइज किया है और उसके बाद ये आगे से डेटा एनालाइज करने के लिए कुछ फेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आप डाटा को बार बार पढ़ते हैं, उसको रीड करते हैं, रिव्यू करते हैं, उसको स्किम करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। उसमें से कुछ थीम्स और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वो थीम्स और पैटर्न्स आपके रिसर्च क्वेश्चंस को ही आंसर कर रहे होते हैं। उन थीम्स को आप एमलगमेट करते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं और उसके बाद अपने डाटा को इंटरप्रेट करते हैं। तो दोस्तों, थीमेटिक अप्रोच में आपको ये पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव रिसर्च में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली थीमेटिक अप्रोच ही होती है और ये थीमेटिक अप्रोच आप बाकी तमाम डेटा एनालिसिस टेक्निक्स के साथ भी, मसलन क्वालिटेटिव रिसर्च में ही जो बाकी डेटा एनालिसिस टेक्निक्स हैं, मिसाल के तौर पर डिस्कोर्स एनालिसिस, कंटेंट और नैरेटिव एनालिसिस, उनके साथ साथ थीमेटिक अप्रोच को यूज़ किया जा सकता है। थीमेटिक अप्रोच बेसिकली आपके कलेक्टेड डाटा में कुछ थीम्स को पिन पॉइंट करती है, उनको एग्जामिन करती है और फिर उन्हें रिकॉर्ड करती है और उसकी रिपोर्ट राइटिंग की जाती है। वो थीम्स आपके हमेशा रिसर्च क्वेश्चंस के साथ एक कोहेरेंस मेंटेन करते हैं, यानी कि आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही वो थीम्स सिलेक्ट करते हैं। आपके क्वालिटेटिव डेटा में जो थीम्स होते हैं वो बेसिकली
पूरे के पूरे डाटा में कुछ पैटर्न्स, हिडन पैटर्न्स होते हैं अक्रॉस द डाटा सेट्स, जो कि आपकी किसी भी रिसर्च क्वेश्चन को आंसर करने में अहम साबित हो सकते हैं। हम इन चीज़ों को मिसालों के साथ समझेंगे और ये ज़्यादा आसान होता जाएगा जब आप इसको आगे देखेंगे। मैं मिसाल के तौर पर एक बात करता हूँ कि अगर आपके पास एक डाटा सेट मौजूद है जिसमें कोई शख्स अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर या अपने पास्ट और अपने फ्यूचर गोल्स को लेकर कोई बात कर रहा है, तो ये फिजिकल अपीयरेंस, पास्ट और फ्यूचर कुछ थीम बन जाएंगे। किस तरह से बनेंगे? मिसाल के तौर पर वो अपनी हाइट और वेट के बारे में बता रहा है, उसके बाद वो अपने कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस बता रहा है, उसके बाद वो अपने फ्यूचर प्लान्स और गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा है। तो आप उस पूरे के पूरे रॉ डाटा में से ये तीन चीजें, फिजिकल अपीयरेंस, उसके बाद उसका पास्ट, उसके बाद उसके फ्यूचर गोल्स को थीम्स के तौर पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है, फिर मैं दोबारा इस चीज को वाज़ेह करता जाऊं, कि जो भी थीम्स आप किसी डाटा सेट में आइडेंटिफाई करते हैं, वो थीम्स हमेशा आपके रिसर्च क्वेश्चंस के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी इंश्योर है। तो यही जो थीम्स होते हैं जो आप डाटा सेट में आइडेंटिफाई करते हैं, वही आपकी कैटेगरीज बन जाती हैं और आप उन कैटेगरीज को एनालाइज करते हैं। थीमेटिक एनालिसिस के लिए जो अप्रोचेस यूज की जाती हैं, उसमें सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमें इनिशियल कोडिंग जनरेट करना पड़ती है। थीमेटिक एनालिसिस के फेजेस से भी पहले आपको कोडिंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जब हम इनिशियल कोड जनरेट करेंगे तो ये आपके लिए मज़ीद आसान हो जाएगा। हम थीमेटिक एनालिसिस में कोडिंग के प्रोसेस को 6 तरह के फेजेस में कन्वर्ट करते हैं और उन 6 फेजेस को वन बाय वन हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, ताकि हम अपने डाटा में से कुछ मीनिंगफुल पैटर्न्स को वन बाय वन आइडेंटिफाई कर सकें। कोडिंग एक एनालिटिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू आप डाटा सेट को मुख्तलिफ कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोडिंग इज बेसिकली यूज टू आइडेंटिफाई द थीम्स। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप अपना किसी ड्रॉ में आप उसको क्लीन करने के लिए, उसको साफ करने के लिए खोलते हैं और फिर उसके बाद उसमें से सारी चीजें निकाल कर बाहर रखते हैं, फिर अपने उसी ड्रॉ में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में, मसलन स्टेशनरी से रिलेटेड चीज़ों को एक तरफ कर देते हैं, उसके बाद आप नोट मेकिंग से रिलेटेड चीज़ों को एक तरफ कर देते हैं, उसके बाद मिसलेनियस चीज़ों को एक तरफ कर देते हैं। तो आप इसी तरह से कैटेगरीज बना देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप अपने क्वालिटेटिव डेटा सेट में से भी उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो मिलते जुलते हैं और उनके अंदर आने वाले सारे जितने भी वर्डिंग्स होती हैं, जितनी भी फ्रेजेस होती हैं, उन पैटर्न्स के अंदर उनको जमा करते जाते हैं। एक जगह पर आप फिजिकल अपीयरेंस की बातें लिख देते हैं, एक जगह पर आप प्रीवियस प्लान्स की बातें लिख देते हैं, फ्यूचर प्लान्स की, और एक जगह पर आप प्रीवियस इवेंट्स की बातें लिख देते हैं। भी मिसाल, जो कोडिंग के 6 फेजेस हैं, ये मॉडल हमें वर्जीनिया ब्राउन और विक्टोरिया क्लार्क ने पहली मर्तबा दिया था। और उन्होंने इस कोडिंग को, जो हमने आगे अभी करेंगे हम अपने क्वालिटेटिव डेटा सेट पर, जो आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया जाएगा, तो वो ये कुछ फेजेस उन्होंने आइडेंटिफाई किए। उसमें सबसे पहला फेज तो था फेमिलियराइजेशन विद डेटा, then generating initial codes. Number 3 was searching for themes among codes. Number 4 was reviewing themes, then defining and naming themes, and then producing the final report. इनकी डिटेल्स हम आगे देखें तो हमने फ्लो चार्ट में दिया हुआ है कि बिकमिंग फेमिलियर विद डेटा के साथ ट्रांसक्रिप्शन। तो जैसा कि आपको पता है कि क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करते वक्त कोई इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो इंटरव्यू विजुअल बेस्ड भी हो सकता है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, ऑडियो केसेट्स भी हो सकती हैं। तो आपने अपने डाटा को बेसिकली रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करने के नाम को आप कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब आप अपने डाटा को रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और वो रिटन फॉर्म यानी कि फॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में आप अपने डाटा को कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि आपके पास एक बेसिक डॉक्यूमेंट आ जाए जिसको पढ़कर आपने फर्दर प्रोसीड करना है। तो आप फेमिलियराइजेशन विद डाटा के, ये उसकी एक एग्जांपल है कि जैसे आप अपना जो डाटा है वो आप देख रहे हैं और साथ साथ उसमें से पॉइंट्स निकालते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी का कोई वीडियो इंटरव्यू किया है, तो ऑब्वियसली वीडियो इंटरव्यू के दरमियान मुख्तलिफ किस्म की कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ड्यूरिंग इंटरव्यू कोई बंदा कोई पैगाम देने आ गया है या वो चाय वगैरह ले आया है, तो ऐसी कई ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती, इसलिए आप उसको ट्रांसक्राइब अपने पूरे के पूरे इंटरव्यू कर। इनिशियल कोड्स को जनरेट करना हमारे इसी प्रोसेस का दूसरा फेज है, जिसमें आप रीअकरिंग पैटर्न्स को देखते हुए, यानी कि जो चीजें बार 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 रिपीट हो रही हैं, आप उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इनिशियल कोड्स को जनरेट करते हैं। ये एक सिस्टमेटिक वे होता है
जिसमें आप अपने तमाम कोड्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और उनके मीनिंगफुल पार्ट्स को एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को आप कोडिंग का नाम है। अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो आप देखेंगे कि आपके लेफ्ट साइड पर एक बहुत लंबा सा इंटरव्यू किसी का लिया हुआ है और वो सारी डिटेल्स वहां पर लिखी हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा सेकंड कॉलम में देखें तो आपको नजर आएगा कि कुछ इनिशियल कोड्स, मिसाल के तौर पे आई एम टॉल, सिंगल, विडोड, इजी गोइंग, ऑनेस्ट, गुड लिसनर विद अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को कन्वर्ट करके इनिशियल कोड्स में 3-4 वर्ड्स के अंदर लिख दिया गया है, जैसे कि फिजिकल डिस्क्रिप्शन, विडोड, पॉजिटिव क्वालिटीज, ह्यूमर, कीप बिजी, हॉबीज। इस तरह से आप अपने डेटा सेट में से, अपने रॉ डेटा सेट में से अपने इनिशियल कोड्स को जनरेट करते हैं और फिर वो आपकी इनिशियल कोड्स फर्दर आपके थीम्स को डेवलप ये आपकी हेल्प करते हैं। कोडिंग के प्रोसेस में जो दो चीजें हम यूज करते हैं उनमें सबसे पहले एक डेटा रिडक्शन होती है और दूसरी चीज डेटा कॉम्प्लिकेशन होती है। डेटा रिडक्शन जैसे कि नाम जाहिर है कि आप अपने डेटा को ज्यादा से ज्यादा रेलिवेंट करने की कोशिश करते हैं अपने रिसर्च क्वेश्चंस के साथ। यही बात हमने पहले भी की कि आपने जो थीम्स आइडेंटिफाई करने हैं दे शुड बेसिकली बी कंपेटेबल विद योर रिसर्च क्वेश्चन, दे शुड एड्रेस योर रिसर्च क्वेश्चंस। तो आप बार बार रिपीट होने वाली चीजों को, उसके अलावा ऐसे रीअकरिंग पैटर्न्स को जो बार बार आपके पास आ रही होती हैं, उनमें से आप कुछ थीम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और रिपीटेड रेलिवेंट जितनी भी रिपीट हो रही होती हैं चीजें उनको आप एक साइड पे करते जाते हैं। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जैसे सैंपल साइज, जब आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में डाटा को एनालाइज करने के लिए एक सैंपल साइज मेंटेन करते हैं, तो आपके क्वालिटेटिव रिसर्च में डाटा को एनालाइज करने के लिए सैंपल साइज का कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहाँ पर एक सैचुरेशन पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है कि आप देखते हैं कि मैंने एक शख्स से एक बार एक बात पूछी है, आप दूसरे से पूछी, तीसरे से, चौथे से वही बात पूछी, तो आपको कुछ नई बातें पता लगती रही। लेकिन अब जब आप आगे पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें बंदे का इंटरव्यू करें तो आपको वही चीजें मिल रही हैं जो पहले चार बंदों ने आपको बता दी हैं। तो आपका सैचुरेशन पॉइंट क्वालिटेटिव रिसर्च में ये आइडेंटिफाई करता है कि अब आपने मजीद इंटरव्यू करना है या नहीं। तो ये डाटा रिडक्शन के लिए आप इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं अपने रॉ डाटा को। और उसके बाद डाटा क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये होता है कि आपको अपने डाटा से हटकर, डाटा के फेस पर लिखी हुई चीजों से हटकर कुछ बातें निकालनी, ढूंढनी पड़ती हैं, जिसे आप फाइंडिंग हिडन पैटर्न्स भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप जब किसी पॉलिसी को रिव्यू करते हैं और उसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट पे या किसी भी रिसर्च पे कोई क्रिटिक परफॉर्म करते हैं, तो आप उसमें कुछ हिडन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। हिडन पैटर्न्स का मतलब वो चीजें होता है जो बराह रास्त आपके उस डॉक्यूमेंट में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद आप उस डाटा को बार बार स्किम करके उसके परफेक्शंस, इम्परफेक्शंस, उसके नोड्स और एंटी नोड्स और अपनी उसी डॉक्यूमेंट के अंदर से कुछ उसके इम्पैक्ट्स को फाइंड आउट करके कुछ ना कुछ ऐसा निकालते हैं कि जो फेस पर तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने उसमें से उस चीज को, ये बिल्कुल डिटेक्टिव रीजनिंग की तरह है कि अगर एक जगह पर किसी किस्म की कोई वारदात हो जाती है तो सुनी सुनाई कहानी से ही आगे इन्वेस्टिगेट करके उसमें कुछ हिडन चीजों को, हिडन एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उन हिडन फैक्ट्स की बेस पर आगे की कार्रवाई भी की जाती है। तो बेसिकली ये 1990 में डाटा कॉम्प्लिकेशन को टेक ने ऐसे डिफाइन किया था कि ये रिकॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ डाटा का एक प्रोसेस है जो कि डाटा को एक बिल्कुल नया कॉन्टेक्स्ट दे देता है, यानी वो चीजें जो तो डाटा में सामने नजर आ भी रही हैं उससे हटकर भी आप डाटा को देखने की एक नए पर्सपेक्टिव से कोशिश करते हैं। 6 फेजेस ऑफ कोडिंग में जो तीसरा फेज है वो सर्चिंग फॉर थीम्स है। सर्चिंग फॉर थीम्स का मतलब है कि आपने अब अपने कोड्स को कंबाइन करना है और अपने जो कोड्स आपने अपने डाटा में से परफॉर्म उनको इनिशिएट, उनको जनरेट किया है, उन कोड्स को आपने थीम्स के साथ एसोसिएट करना है। इस मौके पर आपके डाटा के जो जितना भी आपका क्वालिटेटिव रिसर्च में कलेक्टेड डाटा सेट है उसमें से कोड्स आपने खुद आइडेंटिफाई किए हैं, जबकि आपके रिसर्च क्वेश्चन की कोहेरेंस और उसकी कंपैटिबिलिटी में कुछ थीम्स ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं। उन थीम्स को आपने उन कोड्स के साथ कंपैटिबल बनाना है, उनके साथ कंपेयर करना है और फिर इन सबको कंबाइन कर देना है। आपको पता लगना चाहिए कि मैंने जो कोड्स जनरेट किए हैं वो मेरे पास मौजूद थीम्स की लिस्ट में से कितने थीम्स को मैं कोड्स के साथ या कितने कोड्स को किन किन थीम्स के साथ मैं एसोसिएट कर सकता हूं, ताकि आपका रिसर्च क्वेश्चन जो आपने शुरू में डेवलप किया हुआ है उस रिसर्च क्वेश्चन को आप एड्रेस कर सकें। अब उसके बाद आप अपने थीम्स को रिव्यू करते हैं जिसकी तफसील यहाँ पर बड़े ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ये तफसील यहाँ पे दर्ज है। आप अपने थीम्स को रिफाइन करते हैं, मजीद रिफाइन करते हैं और रिफाइन इसलिए करते हैं
कि जिस तरह का आपका रिसर्च क्वेश्चन है उसी तरह के थीम्स आपने आइडेंटिफाई किए हों, और अपने थीम्स को डाटा के जो आपने डाटा सेट में से कोड जनरेट किए हैं उन कोड्स के साथ आप अपने थीम्स को कंपेयर करके उन रिव्यू भी करते हैं। रिफाइंस और रिव्यूइंग थीम्स के लिए यहाँ पे डिटेल आपके पास मौजूद है, जबकि आखिर में इस फेज का जो पांचवा हिस्सा है जिसमें आप डिफाइन करते हैं और अपने थीम्स को एक लेबलिंग उनकी कर देते हैं, ठीक है, यानी कि आपने थीम्स को आइडेंटिफाई तो कर दिया। अब आप ये देखेंगे कि आपके थीम का जो लेबल है वो आपके पूरे के पूरे डेटा सेट को किस तरह से इम्पेक्ट कर रहा है, विच एस्पेक्ट्स ऑफ डेटा आर बीइंग कैप्चर्ड। आप थीम देखेंगे, आपको थीम देख के पता लग जाएगा कि मैंने ये कोड्स जनरेट किए थे, क्या इनमें कोई एसोसिएशन है, क्या इनमें कोई कोहेरेंस है, क्या मैं वाकई वही डाटा कलेक्ट करने में कामयाब हुआ हूँ जिस तरह के मैंने थीम्स अपने रिसर्च क्वेश्चंस की कंपैटिबिलिटी में आइडेंटिफाई किए थे। इन थीम्स के बारे में कौन सी ऐसी नई चीज़ है जो लोगों को बताऊंगा तो वो सरप्राइज्ड होंगे या एक रिसर्च में कुछ वैल्यू ऐड हो जाएगी। ये थीम्स इंटरेस्टिंग किस वजह से हैं, इन थीम्स में ऐसी कौन सी बात है जो लोगों के लिए एक नई चीज़ हो सकती है। उसके बाद आप अपनी रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। तो थीमेटिक एनालिसिस को हम बेसिकली ऑब्जर्वेशन आफ्टर ऑब्जर्वेशन का कह सकते हैं, कि मिसाल के तौर पर अगर आपने ऑब्जर्व करके कुछ डाटा क्वालिटेटिव रिसर्च में कलेक्ट किया है तो आप उस डाटा को ही दोबारा ऑब्जर्व करके अपना थीमेटिक एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं, और इस रिपोर्ट को आप बिल्कुल जिस रूटीन में हमने बाकी चीजें देखी हैं आप इस रिपोर्ट को उसी तरह से प्रोड्यूस करके अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। आपके पास जो थीमेटिक एनालिसिस है वो वैसे तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और थीमेटिक एनालिसिस के बहुत से एडवांटेजेस भी हैं, जिसमें सबसे पहले एक फ्लेक्सिबिलिटी जो रिसर्चर को मिलती है कि वो मुख्तलिफ थ्योरीज को इस्तेमाल कर सकता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा जो बल्क में डेटा सेट्स होते हैं उनके लिए आप थीमेटिक एनालिसिस को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपने डेटा को सिर्फ थॉरोली पढ़ना होता है। इसके अलावा हर किस्म के एरिया ऑफ स्टडी से ताल्लुक रखने वाले रिसर्चर इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं, और आपके पास जो ऑलरेडी स्टेब्लिश थीम्स होते हैं आपने सिर्फ उनको डाटा से कंपेटिबिलिटी उनकी चेक करनी होती है, उनको कंपेयर करना होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप अपना रिसर्च क्वेश्चन जो आइडेंटिफाई आपने किया होता है उसी रिसर्च क्वेश्चन के रिगार्ड में आप अपने डाटा को पढ़ रहे होते हैं, और उसमें एक एसोसिएशन क्रिएट होती जाती है, एक ब्रिज क्रिएट होता जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से अंदाजा हो जाता है कि मेरी रिसर्च की डायरेक्शन क्या है। और उसके साथ साथ थीमेटिक एनालिसिस आपको अलाउ करता है कि आप अपने डाटा में से कुछ कैटेगरीज को इमर्ज कर लें, जिसकी वजह से आपका डाटा सेट काफी हद तक आपके हाथों में आ जाता है, और आपको बहुत सी नई चीजों के बारे में भी जिनके थीम्स अगर आइडेंटिफाई नहीं भी हुए हुए तो आपको उन चीजों के बारे में भी पता लग सकता है। लेकिन इसके साथ ही इसके कुछ कॉन्स भी हैं, इसके साथ ही इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसमें सबसे पहला तो यही है कि जितने मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऐड होते जाते हैं, मिसाल के तौर पर आप जितनी ज्यादा कैटेगरीज ऐड करते जाते हैं उतना आपका डाटा शेकी हो जाता है, आपके डाटा की रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी, आपके रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा थीमेटिक एनालिसिस में हो सकता है कि आप उन हिडन पैटर्न्स को, जब हम डाटा कॉम्प्लिकेशन वाली बात कर रहे थे, तो उन हिडन पैटर्न्स को आप आइडेंटिफाई ना कर पा रहे हो जो असल में आपके रिसर्च क्वेश्चन के साथ जिनका कंपैरिजन बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये काफी मुश्किल हो जाता है कि आप अपनी कंसंट्रेशन को यूनिफॉर्म रख सकें, क्योंकि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो आप उतने ज्यादा एस्पेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं और डाटा को उसी हिसाब से देखते हैं। उसके बाद डिस्कवरी एंड वेरिफिकेशन ऑफ थीम्स एंड कोड्स मैश टुगेदर, ये पॉसिबल है कि आपने जो ऑलरेडी थीम्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है और उसके बाद जो आपने कोड जनरेट किए हैं वो आपस में मैश क्रिएट कर दें, और आपकी रिसर्च का जो असल कंटेंट है, आपकी रिसर्च का जो असल क्रक्स है या ओरिजिनल रिसर्च क्वेश्चन है वो थोड़ा सा स्पॉइल हो जाए। इसके बाद लिमिटेड इंटरप्रेटिव पावर इफ एनालिसिस एक्सक्लूड्स थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। डेफिनेटली जब आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप नहीं करते तो आपका डाटा सेट और आपके डाटा की इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। आपको अपने जितना भी आपने डाटा मेंटेन किया हुआ है, जितना भी आपने डाटा को एनालाइज किया और उसकी बेस पे उसे इंटरप्रेट किया, उसके हवाले से एक कंप्लीट फ्लो चार्ट आपके पास मौजूद होना चाहिए, ताकि आप अपने डाटा के हवाले से जो इंटरप्रिटेशन या रिपोर्ट राइटिंग करने जा रहे हैं उसमें आपका स्कोप ब्रॉड हो सके, और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपनी रिसर्च को वेरीफाई कर सकें और उसकी रिपोर्ट राइटिंग कर सकें और उसको पब्लिश करवा सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से इस प्रेजेंटेशन को
इन आर्टिकल्स से या इन जगहों से लेकर बनाया, वेबसाइट से लेकर इस प्रेजेंटेशन कंपाइल किया गया है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर इस हवाले से कोई भी आपके सवालात हों तो आप वो लाजमी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे आप जाएंगे तो कमेंट्स वाले पोर्शन में आपको कुछ जो आपको अपने क्वेश्चंस होंगे वो आप पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।